मेरा नाम अमन है। मैं कुछ साल पहले इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था, लेकिन मेरी किस्मत ने कुछ इस तरह से मेरे साथ मजाक किया था कि मैं दूसरे शहर में नौकरी करने के लिए चला गया था। यहाँ पर मैं सड़क पर बैठकर बच्चों के खिलौने बेचा करता था। इस दौरान मेरे पास एक नकाब पहने हुए लड़की आई और फिर उसने मुझसे ऐसी बात कही जिसे सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए थे। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि एक लड़की इस तरह की बात भी कर सकती है। मैंने तो अब तक ऐसी इच्छाएं सिर्फ आदमियों में ही देखी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि लड़कियां भी ऐसी होती हैं। मेरी मजबूरी थी, इसीलिए मैं उसकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उसके साथ, लेकिन भले ही जैसा वह चाहती थी वैसा सब मैं कर रहा था। पर अभी तक मैंने उसका चेहरा नहीं देखा था। वह हमेशा मेरे सामने अपने चेहरे पर नकाब लगाए रहती थी। मैंने उसे एक दिन उसका चेहरा दिखाने की बहुत जिद की, लेकिन वह मुझे किसी भी हाल में अपना चेहरा दिखाने के लिए तैयार ही नहीं थी। वह कहती कि जब सही वक्त आएगा तो मैं तुम्हें अपना चेहरा खुद दिखा दूंगी। उसके मुताबिक जब सही वक्त आ गया तो मैंने उसका चेहरा देखा और उसे देखते ही मैं तो दंग रह गया था, क्योंकि वह तो मेरी ही। कुछ साल पहले हम लोग बहुत अमीर हुआ करते थे। मेरे पापा बैंक मैनेजर थे। एक दिन मेरे पापा ने अपनी पहचान के एक इंसान के ऊपर भरोसा करके उसे अपनी जिम्मेदारी पर एक बहुत बड़ा लोन दिलवा दिया था, लेकिन वह आदमी धोखेबाज निकला। वह पापा को धोखा देकर देश छोड़कर विदेश भाग गया और यहाँ पर पापा को जालसाजी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। पापा की नौकरी भी चली गई और उन्हें जेल में डलवा दिया गया। हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि अपने पापा को हम जेल से कैसे भी करके रिहा करवा लें, मगर अब कुछ भी नहीं हो सकता था, क्योंकि वह धोखा देने वाला इंसान तो अब इस देश में था ही नहीं। और फिर ये तो हकीकत थी कि वह सारे पैसे लेकर जा चुका था और पापा ने उसकी जिम्मेदारी खुद ली थी और इसीलिए अब वह उसके किए की सजा भुगत रहे थे। पापा ने विश्वास करने की बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी, लेकिन ये सजा सिर्फ उन्हें नहीं बल्कि हमारे पूरे परिवार को मिली थी। कहते हैं ना कि जब वक्त खराब होता है तो गली के कुत्ते भी आप पर भौंका करते हैं। हमारे पास पहले काफी सारे पैसे थे, हम लोग भी बहुत अमीर थे, लेकिन पापा का मुकदमा लड़ते लड़ते हमारे सारे पैसे धीरे धीरे खत्म होने लगे। मैं तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, इसलिए मैं हॉस्टल में ही रहता था। जब मुझे अपने घर के इस तरह के हालातों के बारे में पता चला तो मैं भी वापस अपने घर आ गया था। हमने पापा को जेल से रिहा कराने के लिए अच्छे से अच्छा वकील किया, लेकिन हम पापा को नहीं छुड़ा सके। लोगों ने पापा को धोखेबाज, जालसाज, लालची और ना जाने क्या क्या नहीं कहा। वह चिल्ला चिल्ला कर कहते रहे कि उन्होंने किसी भी तरह के पैसों का कोई गबन नहीं किया है, लेकिन उनकी बातों पर किसी ने भी विश्वास नहीं किया। मेरे पापा एक बहुत ही ईमानदार और खुददार इंसान थे। वह अपने लिए इस तरह की बातों को बर्दाश्त नहीं कर सके और फिर पापा ने जेल में ही खुद को इस दर्द भरी जिंदगी से आजाद कर लिया। हम सब लोगों को उनकी मौत से बहुत गहरा सदमा पहुंचा था। मैं अपनी 3 बहनों का इकलौता और सबसे छोटा भाई था। मेरी माँ अब अकेली रह गई थी। मेरे पापा का सपना था कि मैं इंजीनियरिंग बनूं। मैं उनका सपना पूरा करने के लिए ही इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था, लेकिन अब पापा के मरने के बाद हमारे घर के हालात दिन ब दिन बिगड़ते ही चले जा रहे थे। मेरे पापा की कमाई से ही तो हमारे घर का खर्चा चल रहा था। जो थोड़े बहुत पैसे हमारे पास जमा थे वह सारे कोर्ट कचहरी के कामों में ही खर्च हो गए थे और इस तरह से हम पर परेशानियों का भार टूट पड़ा था। मेरी पढ़ाई लिखाई बंद हो गई। कॉलेज से बिना बताए ही मुझे घर आना पड़ गया था। इधर माँ की भी हमेशा तबीयत खराब रहने लगी थी और बहनों का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। मेरी तीनों बहनें मुझसे बड़ी और जवान थीं। अब मुझे उनकी शादी की फिक्र हो रही थी। लोगों ने हमारे बारे में बहुत ही गलत गलत बातें करना शुरू कर दिया था, जिस वजह से मेरी बहनों के रिश्ते भी नहीं आ रहे थे। हमें बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। मैंने कभी नौकरी नहीं की थी क्योंकि मेरी उम्र बहुत कम थी। अभी तो मैं पढ़ाई ही कर रहा था, लेकिन अब घर की जिम्मेदारियां उठाने के लिए मैंने नौकरी करने का फैसला कर लिया था। मेहनत करने से तो मैं कभी भी नहीं घबराया था, क्योंकि घर के हालात अब इस तरह के कुछ हो गए थे तो अब मुझे ही सब कुछ संभालना था। हमने कभी भी गरीबों के हालात नहीं देखे थे, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए थे कि घर में खाने के लिए भी कुछ भी नहीं बचा था। मुझे किसी भी तरह से अपने घर के हालात ठीक करने थे। अपने शहर में तो मुझे कहीं नौकरी मिल ही नहीं रही थी। फिर मैं दूसरे शहर में नौकरी करने के लिए निकल गया। वहां जाने के बाद भी मुझे सिवाय धक्कों के अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा था। बड़ी मुश्किल से फिर मुझे एक होटल में वेटर की नौकरी करने का मौका मिला। मैंने इस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया था।
जिस शहर में मैं नौकरी करने के लिए आया था, ये शहर बहुत अच्छा और खूबसूरत था। यहाँ पर मैंने देखा था कि रात को काफी सारे लड़के खिलौने बेचा करते थे और उनके खिलौने बिक भी जाते थे। इसीलिए फिर मैंने फैसला किया कि मैं दिन में होटल में वेटर की नौकरी कर लूंगा और रात को पार्ट टाइम में सड़क के किनारे बैठकर बच्चों के खिलौने बेच लिया करूंगा और इस तरह से मेरे पास काफी सारे पैसे आ जाया करेंगे। मैं लगातार अपनी नौकरी कर रहा था। जो पैसे मुझे होटल से मिलते थे वह मैं अपने घर भेज दिया करता था और इसी शहर में मैंने एक छोटा सा कमरा भी किराए पर ले लिया था। रात को मैं जो खिलौने बेचा करता था उससे मैं खाना खा लेता था और कमरे का किराया दे देता था। इसी तरह से मेरी जिंदगी गुजर रही थी और मुझे यहाँ पर काम करते हुए 5 महीने हो गए थे। मुझे आज भी वह दिन याद है जब बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी और मैं सड़क के किनारे बैठकर बच्चों के खिलौने बेच रहा था। आज होली का दिन था और मैं मेले में खिलौने बेच रहा था। उस दिन मेरे खिलौने खूब बिक रहे थे। आज मुझे सारी रात जागकर खिलौने बेचने थे क्योंकि आज त्योहार का दिन था। ऐसे मौके पर खरीदारी ज्यादा होती है क्योंकि त्योहार के अलावा तो मेरा काम ज्यादा अच्छा नहीं चलता था। शुरू के दिनों में मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन जब से बड़े बड़े लोगों ने बड़े बड़े मॉल से बच्चों के लिए खिलौने खरीदने शुरू कर दिए थे, तब से ही मेरा एक खिलौने वाला काम अच्छा नहीं चल रहा था और बस गरीब लोग ही थे जो हमसे खिलौने खरीद लेते थे। इधर वेटर के काम में तो मुझे सिर्फ 4 या 5 हजार रुपए महीना ही मिल रहा था क्योंकि इस होटल में वेटर के काम के लिए और भी बहुत सारे लड़के रखे हुए थे, इसलिए हम लोगों को कम ही सैलरी पर रखा गया था। अगर कोई भी अपनी सैलरी बढ़ाने की बात करता है तो वह नौकरी से निकल जाने को कह देते थे। घर पैसे भेजने के बाद मेरे पास कुछ भी नहीं बचता था। मैं अपनी किस्मत से बहुत मायूस हो चुका था। कभी कभी मेहनत भी हमारी किस्मत को नहीं बदल सकती। खिलौने बेचने पर तो कमाई ना के बराबर ही हो रही थी और जिम्मेदारियां मुझे किसी भी पल चैन से रहने नहीं दे रही थी। कभी कभी मैं सोचता था कि मैं वापस अपने शहर लौट जाऊं, लेकिन वहां भी मेरे लिए कुछ भी नहीं रखा था। वहां मैंने काफी दिन नौकरी की तलाश की थी क्योंकि मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बड़ी बहन ने भागकर अपनी मर्जी से शादी कर ली थी। एक तो मेरे पापा के जेल जाने की वजह से लोग हमें बहुत बुरा भला कहते थे और दूसरा मेरी बहन ने भागकर हमारी इज्जत पर दाग लगा दिया था। इस वजह से मेरी बाकी की 2 बहनों का रिश्ता भी नहीं आ पा रहा था। मैं लोगों की बातें और दोनों बहनों का सामना नहीं कर सकता था जिनकी शादी हमारे घर की इज्जत खराब होने की वजह से नहीं हो पा रही थी। मैंने सोचा कि यहीं से मेहनत करके मैं अपनी बहनों के फ्यूचर को सिक्योर कर सकता हूँ। आज मेरी होटल से छुट्टी थी, इसीलिए आज मैं सुबह ही सड़क के किनारे बैठकर खिलौने बेच रहा था और शाम के टाइम मेरे पास एक नकाब पहने हुए लड़की आई। उसके साथ में एक बच्चा भी मौजूद था। उसने मुस्कुराकर मुझे सारे खिलौने खरीद लिए। एक बार में ही मेरे सारे खिलौने बिक गए थे। अचानक ही मेरी इतनी बिक्री हो गई कि मेरे पास लगभग सारे खिलौने बिक गए। ये देखकर मैं बहुत खुश हो गया। उस लड़की ने उस बच्चे की खुशी की खातिर उसे सारे ही खिलौने दिला दिए थे, इसीलिए तो उसने सारे खिलौने खरीदे। मैं खुशी से उसे जाते हुए देख रहा था, लेकिन ये देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी कि वह तो एक बहुत बड़ी सी कार में बैठकर आई थी जिसका दरवाजा ड्राइवर ने खोला था। ये जरूर किसी अमीर बाप की बेटी थी, लेकिन मैं ये सोचकर परेशान हो रहा था कि इस लड़की को मुझसे ही खिलौने खरीदने की जरूरत क्या थी। वह चाहती तो किसी बड़ी दुकान से भी जाकर खिलौने खरीद सकती थी। जो भी था, मैं तो अपनी कमाई होने पर बहुत खुश हो रहा था क्योंकि आज की छुट्टी का सारा प्रॉफिट मुझे मिल गया था। मेरी छुट्टी बेकार में नहीं गई थी, बल्कि मैं इतना प्रॉफिट कमा लिया था कि मेरे एक हफ्ते के खर्चे के पैसे आ गए थे। लेकिन शायद मुझे खुशियां रास नहीं आई थी क्योंकि जब मैं थका हारा अपने घर पहुंचा तब वहां मकान मालिक मेरे कमरे पर आया। मकान मालिक ने मुझे बताया कि तुम्हारे घर से फोन आया था। दरअसल मेरा मोबाइल खराब हो गया था। मैं घर वालों को मकान मालिक का नंबर दे दिया था। कभी कभी मेरी माँ या बहन मेरा नंबर ना लगने पर मेरे मकान मालिक को ही फोन कर लिया करती थी। आज घर से फोन आने की बात सुनकर मैं तो बड़ा ही परेशान हो गया था और मकान मालिक से पूछने लगा कि मेरे घर पर सब कुछ ठीक तो है ना। लेकिन उन्होंने तो मुझे कुछ बताए बिना ही मेरे घर का नंबर डायल करके मुझे दे दिया था और दूसरी तरफ फोन मेरी बहन ने उठाया। मेरी आवाज सुनते ही वह बहुत रोने लगी। उसकी रोती हुई आवाज सुनकर मैं भी बहुत परेशान हो गया और मेरी जान निकल गई थी क्योंकि मैं अपने घर का अकेला ही सहारा था और पता नहीं मेरे पीछे वहां घर में क्या हो रहा था। फिर मेरी बहन ने मुझे एक ऐसी खबर सुनाई जिसे सुनकर मेरा दिल दहल कर रह गया था। मैं पहले ही बहुत ज्यादा परेशान था। बहन की ये बात सुनकर तो मेरी सांसें ही अटक गई थीं। मैंने अपनी दीदी को तसल्ली दी, जबकि सच तो ये था कि मैं खुद भी इस खबर को सुनने के बाद बुरी तरह से टूट गया था। एक के बाद एक परेशानियों का पहाड़ मुझ पर टूटता ही चला जा रहा था।
मैंने अपनी बहन से कहा कि तुम परेशान मत हो, मैं जल्द से जल्द कोई ना कोई बंदोबस्त कर लूंगा और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहन से बात करने के बाद मैंने फोन बंद कर दिया था। मैं बुरी तरह से रोने लगा। कमरे में मौजूद मकान मालिक भी मुझे तसल्ली देने लगे थे। मेरी दीदी ने मुझे बताया कि माँ की अचानक बहुत तबीयत खराब हो गई थी और जब माँ को हम लोगों ने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि माँ को कैंसर हो गया है। दीदी ने कहा कि माँ के इलाज के लिए तुम्हें अब पैसे भेजने होंगे। मुझे अब माँ के इलाज के लिए लगभग 70,000 रुपयों की जरूरत थी। मुझे जल्द से जल्द इतनी बड़ी रकम चाहिए थी, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि मुझ जैसे एक मजदूर लड़के को इतने ज्यादा पैसे कहाँ से मिल सकते थे। मैंने सोचा कि मैं अपने होटल के मालिक से बात करके देखता हूँ और खिलौनों को भी रोज रात को मन लगाकर और मेहनत से बेचूंगा, फिर चाहे मुझे उसके लिए सारी रात ही क्यों ना जागना पड़े। ये सब जानने के बाद वह रात मेरी बहुत ही मुश्किल से गुजरी थी। मैं अपने घर वालों से दूर था। मुझे सारी रात अपनी माँ की बहुत फिक्र होती रहती थी। सुबह हुई तो मैं फौरन ही अपनी माँ से मिलने के लिए घर पहुँच गया। मैंने माँ को तसल्ली दी कि मैं जल्दी ही पैसे लेकर आऊंगा और उनका इलाज भी करवाऊंगा। रात तक मैं वापस अपने घर से निकलकर इसी शहर में वापस आ गया था जहाँ पर मैं नौकरी कर रहा था। नौकरी पर आया तो मैं होटल के मालिक से इस बारे में बात करने लगा और अपनी माँ के बारे में भी मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया था। लेकिन मेरे मालिक को मुझसे कोई हमदर्दी नहीं हुई थी। वह तो मुझसे कहने लगे कि यहाँ हर दूसरे तीसरे दिन हर वेटर अपनी सैलरी बढ़ाने या फिर पैसे लेने के लिए इसी तरह की परेशानियां बताता ही रहता है, तो जाओ जाकर अपना काम करो। होटल के मालिक के बिहेवियर में इतना ज्यादा गुस्सा और एटीट्यूड भरा हुआ था कि मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे थे, जबकि मैंने ना ही उनसे कोई झूठ कहा था और ना ही मैंने उनसे कोई भीख मांगी थी। मुझे तो बस कुछ पैसे उधार चाहिए थे जो मैं हर महीने अपनी सैलरी से थोड़ा थोड़ा करके उनको लौटा देता, लेकिन शायद उनके सीने में दिल ही नहीं था। नौकरी का टाइम पूरा करके मैं खिलौने बेचने के लिए सड़क के किनारे बैठ गया। मुझे वहां पर बैठे हुए अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि तभी वही नकाब वाली लड़की दोबारा से वहां मेरे पास खिलौने खरीदने के लिए आ गई थी। उसने एक बार फिर से मुझे लगभग मेरे पास मौजूद सारे ही खिलौने खरीद लिए थे। उसके साथ आज भी वही बच्चा मौजूद था जिसे वह पहले लेकर आया करती थी। मैं अपनी इस बिक्री पर बहुत खुश भी हुआ और साथ ही इस बात पर हैरान भी था कि वह लड़की इतनी ज्यादा खिलौनों का आखिर करती क्या है, जबकि एक बच्चा तो लगभग 3 या 4 खिलौने से ही तो खेल सकता है। इतने ज्यादा तो वह खिलौनों से खेल भी नहीं सकता, लेकिन वह तो सारे के सारे ही खिलौने अपनी गाड़ी की डिग्गी में रख लिया करती थी। शायद उसके घर में और भी ज्यादा बच्चे होंगे, तभी वह उनके लिए सारे खिलौने ले जाती होगी। मुझे इस बात से क्या मतलब था। मैंने उसकी तरफ ध्यान न देते हुए जल्दी से उससे पैसे ले लिए और अपने प्रॉफिट के पैसे मैं गिनने लगा। दूसरे दिन फिर से वही लड़की मेरे पास आई और उस दिन भी उसकी वजह से मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था। मेरे लिए तो वह किसी भगवान से कम नहीं थी। उसी तरह से दिन गुजर रहे थे। वह लड़की हर दूसरे तीसरे दिन मेरे पास पाबंदी से उस बच्चों के साथ आने लगी थी, लेकिन वह लड़की हर बार अपना चेहरा छुपाकर ही आती थी और मुझसे खिलौने खरीदकर मुझे अपनी रकम से ज्यादा भी पैसे दे जाती थी। इधर मेरे पास घर से भी बार बार फोन आ रहा था। कभी मेरी बहन कहती कि वापस आ जाओ, कभी वह कहती कि पैसे भिजवा दो, क्योंकि वह खुद भी माँ की तबीयत देख देख कर बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और इसीलिए वो समझ नहीं पा रही थी कि अब उसे आखिर करना क्या चाहिए। मैंने यही सोचा था कि अगर मुझे हर दिन इसी तरह से प्रॉफिट होने लगा तो मैं अपनी माँ के इलाज के लिए जल्द ही पैसे जमा कर लूंगा और फिर मैं उसके बाद घर वापस चला जाऊंगा। लेकिन ये लड़की अब बीच में काफी दिनों से मेरे पास खिलौने खरीदने आ ही नहीं रही थी। मैं काफी दिन से उस लड़की का इंतजार कर रहा था। वैसे तो वह हर दिन आ जाया करती थी, लेकिन अब जब से मुझे उसकी जरूरत थी वह लड़की आ ही नहीं रही थी। 70,000 रुपए मुझे अपनी माँ के इलाज के लिए चाहिए थे और ये मेरे लिए बहुत बड़ी रकम थी। काफी दिनों के बाद वह लड़की मेरे पास जब खिलौने खरीदने आई तो मेरी उम्मीद एक बार फिर से जागने लगी थी। उसने मेरे सारे खिलौने खरीद लिए, बल्कि हैरान कर देने वाली बात ये थी कि उसने मुझे काम का भी ऑफर दिया था। मैं उस लड़की की बातें सुन रहा था, जिसे सुनकर मुझे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वह लड़की मुझसे कहने लगी कि तुम्हें मेरे घर काम करना होगा। ये बात सुनकर मैं दंग रह गया था और काफी देर तक तो मैं ध्यान से उसकी बातों को सुनने की कोशिश करने लगा और उसकी तरफ देखता रहा। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वह नकाब के अंदर से मुस्कुरा रही है। जब काफी देर तक मेरे मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकल सका तो फिर वह कहने लगी कि नौकरी की बात सुनकर तो तुम बहुत ज्यादा ही चौंक गए हो। ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है। मैं तुमसे काम करवाना चाहती हूँ और इसके बदले में तुम्हें बहुत बड़ी रकम भी दूंगी। तुम्हें कोई ऐतराज है क्या?
मैंने हकलाते हुए उससे पूछा कि क्या आप सच में मुझे अपने पास नौकरी पर रखना चाहती हो? मैं तो एक मामूली सा वेटर हूँ और रात को यहाँ पर खिलौने बेचने के लिए बैठ जाता हूँ। मुझे तो इस शहर में कोई नौकरी देने के लिए तैयार भी नहीं था। तो फिर आप मुझसे क्या काम करवाना चाहती हो? वह कहने लगी, बस ये समझ लो कि मैं भी तुम्हें नौकरी ही दूंगी और तुम्हें हर महीने नौकरी करने के बदले में 30,000 रुपए दिया करूंगी। उसके मुंह से ये बात सुनकर तो मैं और भी ज्यादा खुश हो गया था। मैंने कहा, क्या सच में आप मुझे हर महीने 30,000 रुपए दिया करेंगी? वह लड़की कहने लगी, हाँ, मुझे तुम जैसे ही मेहनती और ईमानदार इंसान की ही जरूरत थी और तुम्हें देखकर मुझे इस बात का अंदाजा हो गया है कि तुम बहुत मेहनती और ईमानदार हो, जो अपनी नौकरी करने के बावजूद भी पार्ट टाइम में सड़क के किनारे बैठकर बच्चों के खिलौने बेचते हो। तुम मेरे काम के लिए ही बने हुए हो। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे रहने का बंदोबस्त भी कर दूंगी और तुम्हारी सारी परेशानियां भी हल हो जाएंगी। बस मेरे साथ हमेशा मेहनत और ईमानदारी से काम करना। मैं जैसा कहूँ वैसा ही करते रहना। हर महीने 30,000 रुपए का सुनकर तो मुझे यकीन हो गया था कि वह मुझसे कोई गैर कानूनी काम करवाना चाहती है। इसीलिए मैंने फिर थोड़ा सोचकर उसे साफ शब्दों में कहा कि देखिए, मैं शरीफ लड़का हूँ और सिर्फ मेहनत से ही कमाता हूँ। मैं कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करना चाहता। अगर एक बार मुझे वेटर की नौकरी से निकाल दिया गया तो मेरे पास जो नौकरी है वह भी मेरे हाथ से चली जाएगी। मेरी ये बात सुनकर वह लड़की हंस पड़ी और कहने लगी, अरे मैं तुमसे कोई गैर कानूनी काम नहीं करवाऊंगी। मैं भी एक शरीफ परिवार की ही रहने वाली लड़की हूँ। मैंने इस शहर में अपना बचपन गुजारा है और यहाँ के सभी लोग मुझे अच्छे से जानते हैं। अगर ऐसी कोई भी बात होगी तो सबसे पहले तो मैं ही पकड़ी जाऊंगी। इसीलिए तुम बेफिक्र रहो, मैंने तुमसे ऐसा वैसा कोई काम नहीं करवाऊंगी जो गैर कानूनी हो। उसकी ये बात सुनकर मैंने उससे फिर से पूछा कि तो फिर आप मुझसे क्या काम करवाना चाहती हैं? तो वह मुझसे कहने लगी कि वो तो तुम्हें मेरे घर चलकर मैं बाद में समझा दूंगी, लेकिन मेरा यकीन करो कि मैं तुमसे कोई भी ऐसा वैसा काम नहीं करवाऊंगी जिससे तुम किसी मुसीबत में पड़ो। उसकी ये बात सुनकर मुझे थोड़ी तसल्ली हुई थी। फिर मैंने सोचा कि शायद कोई बहुत ज्यादा मेहनत वाला काम है, वरना 30,000 रुपए महीना तो बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी करने पर ही मिलता है। उसके जैसे मजदूर को तो 10,000 रुपए ही मिल जाएं, यही बहुत बड़ी बात है। मैं अपनी सोच में अभी गुम था कि तभी वह लड़की मुझसे कहने लगी कि तुम सोचने में इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? बताओ, फिर तुम कब से मेरे पास नौकरी करने के लिए आ रहे हो? जब तुम्हें नौकरी करनी ही है तो फिर इसमें इतना सोचने की जरूरत क्या है? बस वही करना जो मैं तुमसे कहती जाऊं और तुम्हें बस हर महीने 30,000 रुपए दे दिया करूंगी। बाकी तुम्हें और भी ज्यादा अगर पैसों की जरूरत हुई तो वह भी तुम्हें मिल सकते हैं। अगर तुम मेरा काम करने को राजी हो तो अभी मेरे साथ चलो और मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। मैं कुछ देर सोचने लगा। एक तरफ अभी भी मुझे थोड़ी सी शंका हो रही थी कि ना जाने ये लड़की मुझसे ऐसा क्या काम करवाना चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ मेरी माँ और बहनों के चेहरे मेरी आंखों के सामने बार बार आ रहे थे और मेरी बहन ने जब मुझसे मेरी माँ की बीमारी के बारे में बताया था तो वो शब्द भी मेरे कानों में गूंज रहे थे। मुझे कुछ भी करके अपनी माँ को बचाना था। अपने पिता को तो मैं खो चुका था, लेकिन अपनी माँ का साया मैं अपने सर से उठने नहीं दे सकता था। इसीलिए फिर मैंने फौरन ही ये फैसला कर लिया और मैं अपने खिलौने की टोकरी उठाकर उसकी डिग्गी में रख दी। मेरा मानना था कि किस्मत बार बार दरवाजे पर दस्तक देने नहीं आती है और इस बार जब खुशकिस्मती दरवाजे पर खुद से ही दस्तक दे चुकी थी तो दरवाजा ना खोलना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती। ना ही मैं मेहनत से पीछे हटने वाला इंसान था और ना ही मैं कोई कामचोर था। अगर आज मेरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी हो गई होती तो मैं आज बहुत बड़ा इंजीनियर होता, पर शायद किस्मत को तो ये सब मंजूर ही नहीं था। मेरी किस्मत में परेशानियों से लड़ना ही लिखा हुआ था। अगर मैं इस काम को कर लेता तो 2-3 महीने में ही मेरे पास अपनी माँ के इलाज के लिए ठीक ठाक पैसे आ जाते। फिर तो सारी परेशानी ही खत्म हो जानी थी। मैं उस लड़की की बड़ी सी गाड़ी में, जो कि एयर कंडीशन थी, उसमें बैठकर ये सोच रहा था कि ये लड़की मुझसे कहीं कोई ऐसा वैसा काम ना करवा ले और मैं कहीं फंस ना जाऊं। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं सोचने लगा कि इतने सारे पैसे जब मैं अपने घर भेजूंगा तो मेरे घर वालों की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहेगा। मैं गाड़ी में बैठा हुआ था और बाहर की तरफ देख रहा था कि गाड़ी तेज रफ्तार से चल रही थी। जब गाड़ी रुकी तो हम एक बहुत ही आलीशान बंगले की तरफ पहुंच गए थे। ड्राइवर ने ना सिर्फ उस लड़की के लिए दरवाजा खोला बल्कि मेरे लिए भी गाड़ी का दरवाजा खोल दिया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं ही कोई मालिक हूँ और ये लड़की मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर के अंदर ले गई। ऐसे गई जैसे कि मुझ पर हक जता रही हो। मैं उस आलीशान बंगले को देख देख कर बहुत हैरान रह गया था, लेकिन मैं एक बात काफी दिनों से नोटिस कर रहा था कि ये लड़की जब भी मुझसे मिलती थी तो इसका चेहरा हमेशा छुपा हुआ ही होता था।
ये अपना चेहरा ही नहीं दिखाती थी। मुझे लगा कि शायद ये अभी अपने घर में आ गई है तो अपना चेहरा खोल देगी, मगर इसने अपने घर में आने के बावजूद भी मुझे अपनी शकल नहीं दिखाई थी। उसने मुझे बैठने के लिए कहा। फिर उसने नौकरानी को आवाज लगाई और कहने लगी कि साहब को उनका कमरा दिखा दो, आज से ये हमारे घर में ही रहेंगे। मैं इस लड़की से घबराते हुए कहने लगा, पहले आप मुझे मेरा काम तो बता दो कि आखिर मुझे करना क्या है। वो कहने लगी, इतनी भी जल्दी क्या है, पहले सुकून से फ्रेश हो जाओ, बैठकर खाना खा लो और फिर उसके बाद हम बाकी की बातें करते रहेंगे, क्योंकि अब तो तुम्हें जिंदगी भर मेरे साथ ही काम करना है, तो फिर आखिर इतनी जल्दी किस बात की है। उसने एक नौकर को भी मेरे साथ कमरे में भेज दिया था। नौकर ने मुझे बताया कि आज से ये आपका कमरा है और मैं हैरानी से उस कमरे को देखने लगा था। अब तक तो मैं छोटे से कमरे में किराए पर रह रहा था, लेकिन अब इस बड़े से कमरे में मुझे अपनी जिंदगी गुजारनी थी। मुझे अपनी मम्मी की फिक्र हो रही थी। मैं अपनी इस बदलती हुई किस्मत पर यकीन नहीं कर पा रहा था। ऐसा लगता था कि जैसे ये सब कुछ कोई सपना है और आंख खुलने पर यह सपना टूट जाएगा। मैं फ्रेश हो गया, लेकिन इस लड़की ने मुझे अभी तक कोई काम नहीं बताया था, बल्कि मुझसे कहा कि एक दिन आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कपड़े तैयार करवाती हूँ, तुम खुद पर ध्यान दो और सब्र करो, मैं तुम्हें तुम्हारा काम समझा दूंगी। मैं हाथ मुंह धोकर फ्रेश होकर तैयार हो गया था। आज बहुत दिनों बाद मैंने ढंग के कपड़े पहने हुए थे। इससे पहले तो इस तरह से तैयार मैं तब होता था जब मेरे पापा जिंदा थे और सब कुछ ठीक था। खुद को पहले जैसी हालत में देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही थी। तभी नौकर कमरे में आया और कहने लगा, साहब मैडम ने आपके लिए खाना लगवा दिया है, चलकर पहले आप खाना खा लीजिए। मैं नीचे जाकर खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ गया था। मैंने देखा कि अभी भी उस लड़की ने अपने चेहरे से नकाब नहीं हटाया था। वह अपने घर में भी नकाब में ही मौजूद थी। वह मेरे सामने ही बैठी हुई थी। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम अपना चेहरा नहीं खोलती हो। उसने कहा कि वक्त आने पर मैं तुम्हें अपना चेहरा भी दिखा दूंगी। धीरे धीरे तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन तुम्हें याद है ना कि मैं तुम्हें यहाँ अपने काम के लिए बुलाकर लाई हूँ। तुम्हें मेरा काम करना होगा। अगर तुम उस काम में कामयाब रहे तो मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब भी दूंगी। मैंने कहा, पर आपने मुझे अभी तक कोई काम तो बताया ही नहीं है। वह लड़की कहने लगी, कल को आराम से मैं तुम्हें तुम्हारा काम समझा दूंगी। इतना कहकर वो अपने कमरे की तरफ चली गई। खाना खाने के बाद मैं भी अपने कमरे में आ गया। रात हो गई थी, फिर मैं सो गया। अगले दिन उस लड़की ने मुझे नौकर से बुलवाने भेजा। उसने मुझसे कहा कि तुम अच्छी तरह से तैयार हो जाओ, उसके बाद तुम्हें मेरे साथ एक पार्टी में जाना है। ये बात सुनकर मैं हैरान रह गया था। भला मैं यहाँ पर काम करने के लिए आया था, लेकिन ये लड़की तो मुझे पार्टी में जाने के लिए कह रही थी। मैं थोड़ी देर बाद तैयार होकर आ गया। उसने अभी भी नकाब ही पहना हुआ था। उसने मुझे गाड़ी में बैठने के लिए कहा। मैंने देखा कि हम किसी की शादी में गए हुए थे। वहां पर सामने ही दूल्हा दुल्हन बैठे हुए थे। इस लड़की ने भी बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे। हॉल के अंदर एंट्री करते हुए ही उसने तुरंत ही मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरा हाथ पकड़कर वह मुझे स्टेज पर लेकर गई और फिर उसने वहां सारे लोगों के सामने ये बताया कि मैं उसका हस्बैंड हूँ। ये बात सुनकर तो मुझे बड़ी हैरानी हुई थी और बल्कि साथ साथ बहुत गुस्सा भी आ रहा था कि ये लड़की ना जाने मुझसे क्या काम करवाना चाह रही है। वहां पर मौजूद लगभग सारे लोगों ने ही उसे मुबारकबाद दी थी और सभी लोग मेरे करीब आकर मुझे भी कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहे थे। वह शादी में सारे मेहमान उस लड़की को अंजलि कहकर पुकार रहे थे। सबने कहा कि अंजलि, तुम्हारा पति तो सच में बहुत अच्छा है। लगभग 2 घंटे हम लोग वहां रुके और उसके बाद फिर हम घर वापस लौट आए थे। घर आने के बाद मैंने उससे सवाल किया कि तुमने लोगों से झूठ क्यों कहा कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। उसने मुझसे कहा कि यही समझ लो कि यही से तुम्हारा काम है और तुम्हें इसी काम के मैं पैसे दे रही हूँ। मैंने कहा, लेकिन झूठ बोलना तो गलत बात है, झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप है। तो वह कहने लगी, झूठ तुमने नहीं बोला, झूठ मैंने बोला है और इस पाप की सजा भी मुझे ही मिलेगी, तुम्हें नहीं मिलेगी, क्योंकि तुमने तो अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला था। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें कोई भी कहे कि मैं तुम्हारी कौन हूँ तो तुम्हें यही बताना है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। ये बात सुनकर तो मैं दंग रह गया था। भला ये लड़की मुझसे झूठ क्यों बोल रही थी। मैं सारा दिन घर में फ्री ही रहता था। अब मेरा टारगेट ये था कि मुझे इस लड़की का चेहरा देखना था। ये लड़की मुझसे अपना चेहरा दिखाने के लिए तैयार ही नहीं थी। अपने ही घर में ये लड़की अपने चेहरे को छुपाकर घूमती रहती थी। मैं एक दिन उसके कमरे में जाकर उसका चेहरा देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं कामयाब नहीं हो पाया और उसका चेहरा नहीं देख सका। मुझे यहाँ पर नौकरी करते हुए 1 महीना गुजर गया था। वादे के मुताबिक उसने मुझे 30,000 रुपए दे दिए थे। मैंने वह पैसे भेजकर अपनी माँ का इलाज करवाना शुरू कर दिया था। उस लड़की के इतने बड़े बंगले में उसके अलावा और कोई रहता भी तो नहीं था, पर फिर भी वह चेहरा छुपा करके ही रखती थी। मेरी जिंदगी यहाँ पर अच्छी गुजर रही थी।
तभी एक दिन मैंने देखा कि घर में एक बूढ़ा आदमी व्हील चेयर पर बैठा हुआ है और वह लड़की उसको लेकर आ रही थी। मैं हैरान था कि बूढ़ा आदमी कौन है। मुझे अंजलि ने बुलाया और उस बूढ़े आदमी के सामने वह कहने लगी, दादाजी ये मेरे पति हैं। ये सुनकर वह बूढ़ा आदमी बहुत खुश हुआ और उसने मुझे आशीर्वाद दिया और कहने लगा कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। नौकर से कहकर उसने उस बूढ़े आदमी को कमरे में भिजवा दिया। अंजलि ने मुझे बताया कि तुम हैरान हो रहे होगे ना इनको देखकर कि आखिर ये कौन है। ये मेरे दादाजी हैं और अब से तुम्हारा यही काम है कि तुम्हें इनको ये यकीन दिलाना है कि तुम मेरे पति हो। मैंने उससे कहा कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो। उसने मेरा हाथ पकड़ा और फिर वो मुझे अपने दादाजी के कमरे में ले गई और दरवाजे पर जाकर ही रुक गई। उसने कहा, ये देखो मेरे दादाजी, इन्हें भी तुम्हारी माँ की तरह ही कैंसर जैसी बीमारी है। तुम गरीब हो, तुम्हें पैसों की जरूरत है, इसीलिए तुम मेरे पास काम कर रहे हो। मेरे पास तो बहुत सारे पैसे हैं, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। डॉक्टर ने बताया है कि मेरे दादाजी सिर्फ कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। मेरे दादाजी ने मुझे बचपन से ही पाल पोस कर बड़ा किया है। उन्होंने मेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया, लेकिन अब मेरे दादाजी चाहते हैं कि मैं शादी कर लूं। मैं जिस लड़के से प्यार करती हूँ शायद वह मुझसे प्यार नहीं करता और उसके अलावा मेरे दिल में कभी कोई लड़का आया ही नहीं और ना ही मैं उसके अलावा किसी और से शादी करना चाहती हूँ। मेरी चाहत ये है कि मेरी शादी हो तो बस उसी लड़के से हो जिससे मैं प्यार करती हूँ, वरना तो मुझे कुंवारा मरना ही मंजूर है। मैं अपने दादाजी के बचे हुए दिनों को हसीन बनाना चाहती हूँ और इसीलिए मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम मेरे पति बनने का नाटक करो ताकि मेरे दादाजी सुकून से मर सकें, उनकी चाहत पूरी हो जाए। मेरी माँ बाप तो बचपन में ही मुझे छोड़कर चले गए थे, तब से दादाजी ने ही मुझे माँ और बाप दोनों का ही प्यार दिया है। मुझे अपने दादाजी की इस बीमारी के बारे में बहुत टाइम के बाद ही पता चला था, लेकिन जब मुझे पता चला तब तक तो काफी देर हो चुकी थी। इसीलिए अब उनका इलाज भी मुमकिन नहीं है। उनका यही इलाज है कि उनके दिन और ये जिंदगी जीने के लिए जो कुछ बचे कुचे हैं उन्हें हम यादगार और हसीन बना दे। तुम इसमें मेरी मदद कर सकते हो। मेरे दादाजी तुम्हें देखकर इसीलिए ही ज्यादा खुश हुए हैं क्योंकि उन्हें यही लग रहा है कि तुम ही मेरे पति हो और मेरी पसंद बहुत अच्छी है। बस मैं तुम्हें इसी काम के पैसे देती हूँ, ये कोई गलत और गैर कानूनी काम नहीं है। अंजलि की ये बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने उससे कहा कि तुम्हें इस काम के लिए इतना बड़ा झूठ बोलने की मुझसे कोई जरूरत नहीं थी। अगर तुम मुझे पहले ही बता देती तो मैं ये काम फ्री में भी करने के लिए तैयार हो जाता, क्योंकि जिस परेशानी से मैं गुजर रहा हूँ तुम भी इसी परेशानी से गुजर रही हो। हम दोनों का दुख बराबर का है। अंजलि ने मुझे ये भी बताया कि मेरी एक बुआ है, मेरे दादाजी की वो इकलौती बेटी हैं। हम उस दिन शादी में गए थे ना, वही मेरी बुआ जी के बेटे की शादी थी। वहाँ पर मैंने अपनी बुआ को यकीन दिलाने के लिए ही गई हुई थी कि मैंने भी सच में शादी कर ली है और तुम मेरे पति हो। क्योंकि दादाजी को यकीन दिलाने के लिए मैं साथ साथ बुआ को भी यकीन दिलाना चाहती थी कि मैं शादी कर चुकी हूँ और उनके बेटे की शादी में अपने पति को लेकर आई हूँ। मेरा इस दुनिया में बुआ और दादाजी के अलावा कोई नहीं है और इन दोनों को यकीन दिलाना मेरे लिए बहुत जरूरी था। अगर बुआ को गलती से भी ये बात पता चल गई कि मैं दादाजी से झूठ बोल रही हूँ तो फिर वो उनको बता देती और इस वजह से मेरे दादाजी को बहुत दुख भी पहुँचता। इसीलिए मुझे बुआ और दादाजी दोनों को ही तुम्हारे बारे में बताना बहुत जरूरी था। मैंने अंजलि से कहा कि मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। फिर मैंने उसको ये भी समझाया कि तुम भला कब तक उस लड़के के इंतजार में यूं ही कुंवारी बैठी रहोगी। अंजलि ने कहा, जब तक उसे मेरे प्यार का एहसास नहीं हो जाता शायद तब तक मैं उसका इंतजार यूं ही करती रहूंगी। मैंने उस लड़के के बारे में अंजलि से पूछा कि वह कहाँ है और कैसा है, तो अंजलि ने कहा कि वह लड़का बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी परेशानियों में उलझा हुआ है। जब तक वह अपनी परेशानियों से बाहर नहीं निकलता तब तक उसे मैं और मेरी मोहब्बत कभी दिखाई नहीं देगी। मैंने और अंजलि ने उसके दादाजी के सामने झूठी मूठी एक्टिंग करना शुरू कर दिया था, जिससे उसके दादाजी को यही लग रहा था कि अंजलि और मेरी सच में ही शादी हो गई है। इधर मैं अपने घर पर भी पैसे भेज रहा था, लेकिन मैं अभी भी अंजलि का चेहरा देखने के लिए बहुत ज्यादा बेकरार था। वह मेरे सामने ही क्या, किसी के सामने भी अपना चेहरा नहीं खोलती थी। अंजलि एक बहुत अमीर लड़की थी और उसके पास इतनी सारी दौलत थी कि वह अगर चाहती तो अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से भी जी सकती थी, लेकिन उसकी जिंदगी बड़ी ही सादी और सिंपल थी। उसके साथ जो बच्चा मुझसे खिलौने लेने के लिए आया करता था वह भी उसके घर के नौकर का बेटा था। वह अपने घर के नौकरों से बहुत प्यार करती थी और तो और वह हमेशा उन गरीबों की मदद किया करती थी। मुझे अंजलि के घर नौकरी करते हुए 3 महीने गुजर गए थे। हर महीने मैं अपने घर पर ढेर सारे पैसे भेज देता था। मेरी बहन मेरी माँ का इलाज करवा रही थी। उनका कहना था कि माँ का ऑपरेशन होना है। मैं अंजलि से बात करके अपनी माँ के ऑपरेशन के लिए पैसे भी भेज दिए थे। फिर एक दिन मेरी बहन की कॉल आई। उसने कहा कि 2 दिन बाद माँ का ऑपरेशन है, तुम्हें माँ के ऑपरेशन के लिए घर आना पड़ेगा।
इस टाइम पर हम दोनों बहनें अकेले नहीं रह सकती हैं, हमें तुम्हारे साथ की जरूरत है। मैंने अंजलि से इस बारे में बात की तो उसने कहा कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो, अगर तुम यहाँ से चले गए तो इधर मेरे दादाजी को शक हो जाएगा। मैंने अंजलि से कहा कि तुम अपने दादाजी को कोई भी बहाना बना देना कि मैं किसी काम से दूसरे शहर गया हुआ हूँ। अंजलि कहने लगी, ऐसा नहीं हो सकता, दादाजी की इन दिनों तबीयत ठीक नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, मेरा भी यहाँ साथ देने वाला कोई भी नहीं है, तुम्हें मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। मुझे अंजलि की जबरदस्ती पर गुस्सा आ गया। मैंने उससे कहा, भला तुम मुझ पर इतनी जोर जबरदस्ती नहीं कर सकती, क्योंकि भले ही मैं तुम्हारा काम करता हूँ तब जाकर तुम मुझे पैसे देती हो। मेरी माँ का ऑपरेशन होना है, जैसे तुम्हारे लिए तुम्हारे दादाजी बहुत प्यारे हैं उसी तरह से मेरी माँ भी मुझे बहुत प्यारी है। अंजलि ने मुझे बहुत रोकने की कोशिश की पर मैं नहीं रुका। अंजलि पहले ही मुझे माँ के इलाज के लिए पैसे दे चुकी थी। मैंने उससे कहा कि अब ये बात तुम यहाँ खुद संभालो, मुझे तो अपने घर जाना है, सिर्फ 2 दिन की ही तो बात है, तुम मुझे जाने क्यों नहीं दे रही हो। अंजलि मेरे सामने रोने लगी। उसने कहा, प्लीज तुम रुक जाओ, मत जाओ यहाँ से, अपनी बहनों से कहो कि वह तुम्हारी माँ की देखभाल कर लें, तुम्हें जितने पैसों की जरूरत है मैं तुम्हारे घर भेजने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम बस मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही थी। मैंने अंजलि को बहुत समझाया पर जब वो नहीं समझी तो मैं उसे छोड़कर अपनी माँ का ऑपरेशन करवाने के लिए चला गया था। इधर मेरी माँ का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। अंजलि के पैसों से मेरी बहुत मदद हुई थी। जब 2 दिन गुजर गए तो मुझे लगा कि अब मुझे अंजलि के घर चले जाना चाहिए। मैं जब उसके घर गया तो ये देखकर हैरान रह गया कि उसके घर पर तो बहुत सारी भीड़ जमा थी। वहाँ सारे लोग जोर जोर से रो रहे थे और चारों तरफ कोहराम सा मचा हुआ था। मैं जैसे ही घर के अंदर गया ये देखकर मैं हैरान रह गया कि अंजलि के दादाजी की मौत हो गई थी और दादाजी के पास ही सफेद कपड़े पहने हुए एक मासूम सी लड़की बैठी हुई थी जो पूरी तरह से रो रही थी और जोर जोर से चिल्ला रही थी, दादाजी दादाजी। इसकी आवाज मेरे पहचानने में आई तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए कि वह लड़की कोई और नहीं बल्कि वह तो मेरी क्लास में ही थी। कुछ सालों पहले जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था तो ये लड़की भी मेरे साथ ही पढ़ रही थी। मुझे आज भी वह दिन याद है जब उसे कुछ कॉलेज के लड़के बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे। उसने मुझसे तब मदद मांगी थी, लेकिन मुझे हमेशा मेरे घर वाले यही समझाते थे कि तुम्हें अपने काम से काम ही रखना है। उसने उस वक्त मुझसे बहुत मदद मांगी पर मैंने उसकी मदद नहीं की क्योंकि मैं कॉलेज में भी नया नया था और मेरा पहला ही साल था। उस दिन के बाद ये लड़की मुझे दोबारा कभी नजर ही नहीं आई, लेकिन आज इसे अपनी आंखों के सामने देखकर मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। लेकिन उसकी आवाज बिल्कुल अंजलि से मिल रही थी। काफी देर तक तो मैं सोच विचार करता रहा। थोड़ी देर के बाद मुझे ये बात समझ आ गई कि वह लड़की वही लड़की है जो मेरी क्लास में थी। शायद आज भी उसे मेरी मदद की जरूरत थी और मैं उसकी मदद नहीं की। ये सोचकर मुझे बेहद अफसोस हो रहा था। अंजलि के दादाजी का अंतिम संस्कार हो गया। मैं अंजलि से मिलने के लिए उसके कमरे में गया तो वो रो रही थी और मुझे देखते ही उसने अपने चेहरे को छिपाना शुरू कर दिया। मैंने उससे कहा, अंजलि मैं तुम्हें पहचान गया हूँ, तुम्हें अब अपना चेहरा मुझसे छिपाने की कोई जरूरत नहीं है, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। हर बार तुमने मुझसे मदद मांगने की कोशिश की पर मैंने तुम्हारी मदद नहीं की। शायद इसीलिए भगवान ने मेरी जिंदगी में इतनी ज्यादा परेशानियां लिख दी और जब मैं अपनी परेशानियों का हल तलाश करने के लिए घर से बाहर निकला तो कोई भी मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। शायद ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि मैं भी एक दिन तुम्हारी मदद नहीं की थी, लेकिन जब भगवान ने मुझे दूसरा मौका दिया तो मैंने दोबारा भी तुम्हारी कोई मदद नहीं की। अंजलि कहने लगी, तुम्हारी ड्यूटी अब खत्म हो गई है क्योंकि मेरे दादाजी तो अब इस दुनिया से चले गए हैं। मैं सिर्फ उनको दिखाने के लिए ही अब तक ये सारा ड्रामा कर रही थी। तुम्हारे जाने के बाद उनकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी और उनको हॉस्पिटल जब मैं लेकर गई तो डॉक्टर ने कहा कि अब बस इनके पास थोड़ा ही टाइम रह गया है। फिर मैं उन्हें घर ले आई और घर लाने के बाद सुबह ही उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली है और मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर वो चले गए। तुम बताओ तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है? मैंने उससे कहा, मेरी माँ बिल्कुल ठीक है, तुम्हारी मदद से मेरी माँ ठीक हो गई है, लेकिन शायद मेरी मदद से तुम्हारे दादाजी नहीं बच सके। वह कहने लगी, कभी कभी इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी वो बिल्कुल अकेला रह जाता है और कभी कभी इंसान जिसके पास कुछ भी नहीं होता फिर भी वह अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से गुजार रहा होता है। देखो मेरे पास ही सब कुछ है लेकिन मेरी जिंदगी में प्यार नहीं है। अंजलि कहने लगी, मैं अपना चेहरा तुमसे नहीं छुपा रही थी, ये देखो मेरी गर्दन पर ये जला हुआ निशान है, ये उसी दिन का निशान है जिस दिन उन लड़कों ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। उन लोगों ने मेरे मुंह पर एसिड फेंक दिया था जो मेरे गाल पर आ गया था और फिर ये इस तरह का निशान छोड़ गया था। उसके बाद से मैंने कॉलेज ही जाना छोड़ दिया। और क्या तुम जानना चाहते हो कि मैं जिस लड़के से प्यार करती हूँ वह लड़का कौन है? वह लड़का तुम ही हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी
यहाँ आने के बाद जब दादाजी को पता चला कि मेरा चेहरा जल चुका है और इसीलिए मैं अपना चेहरा छुपा कर रखती हूँ, तो मेरे दादाजी ने उन लड़कों को तो अरेस्ट करवा दिया था। उनको उनके किए की सजा मिल गई और शायद मुझे भी यहाँ आने के बाद एक नई उम्मीद जग गई थी। जिस जगह तुम रोज बैठते थे वहां पर मैं रोज रात को जाती थी। जब मैं वहां तुम्हें एक बार देखा तो मैं दिल ही दिल में बहुत खुश हुई थी। मैंने तुम्हारी ऐसी हालत देखते हुए ही ये सोच लिया था कि अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी और फिर मुझे अपने दादाजी को भी ये बताना था कि मैं शादी कर चुकी हूँ। इसीलिए मैं तुम्हारे पास गई और तुम्हें नौकरी करने का ऑफर दिया क्योंकि तुम मजबूर थे, तुम्हें भी नौकरी की बहुत जरूरत थी। मैंने तुम्हारे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली थी। अब इन हालात में तुम क्या, मुझे कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये बात मुझे अच्छे से पता थी कि अगर मैं किसी लड़के से शादी करना भी चाहूँ तो वह मेरा जला हुआ चेहरा देखकर कभी भी मुझसे शादी नहीं करेगा, पर कम से कम एक्टिंग तो कर ही सकता है ना। इसीलिए मैंने अपने चेहरे को छुपा कर रखा और तुम्हें अपने प्लान का हिस्सा बनाया। इस तरह से तुम्हारी मदद भी हो गई और मैं तुम्हारा साथ भी हासिल कर सकी। तुम चाहो तो अब जा सकते हो क्योंकि तुम्हारा काम भी अब खत्म हो चुका है और मेरा भी काम हो चुका है। अंजलि की इस बात ने मुझे पूरी तरह से हिला कर रख दिया था। सच में अंजलि बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन हैरत मुझे इस बात पर हो रही थी कि वह मुझसे इतना प्यार करती है। मुझे उसके जले हुए चेहरे से कोई ऐतराज नहीं है क्योंकि उसका दिल बहुत अच्छा है। मैंने उसे शादी के लिए प्रपोज किया तो वो फौरन ही मान गई। अंजलि को डर था कि शायद मेरी माँ और बहनें शादी के लिए नहीं मानेंगी, लेकिन जब मैंने अपनी माँ और बहनों को सारी बात बताई तो वह लोग भी झट से तैयार हो गईं। अंजलि की सारी दौलत की इकलौती मालकिन थी। उसने मुझसे शादी करने के बाद मेरी दोनों बहनों की शादी भी करवा दी थी और मैं अपनी माँ के साथ अंजलि के घर में ही शिफ्ट हो गया था। मैं और अंजलि हम अपनी जिंदगी में अब बहुत खुश हैं और मेरी जिंदगी में अब पूरी तरह से बदलाव आ गया है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और प्लीज इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी खरीद कर दे सकते हैं। सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपको इस वीडियो के नीचे दिए हुए सभी ऑप्शंस में दिख जाएगा, जो कि हार्ट शेप में बने हुए डॉलर के साइन के तौर पर है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियां सुनाती रहूं। थैंक यू।